अव्वल दिन से यही रहा कि घर में बैठी हुई हमारी माए बहनें, घर में बैठे हुए लोगों तक हमारी आवाज जाए, वो घर में बैठ कर सुकून से सुन सके और सोच सके। तस्वीरी जलसे भी होते हैं, उसमें नारेबाजी भी होती है, एक माहौल बनता है। ये टेबल हिलाने मत दो भैया। मगर मालेगांव शहर में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं आई कि वो आवाम के बीच में खड़ा होकर ये बोले कि आप सवाल करिए कि आप मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं और हमने माजी में क्या किया। ये 25 साल के मिलजुल माजी में 25 सालों में क्या किया, ये अवामी सवाल करने के लिए कभी मैदान में आए ही नहीं। ये तस्वीरी मुहिम का आखिरी वक्त है। अभी अदर बच्चा आपके सामने बोल रहे थे, बड़े जज्बाती हो गए, इसी वजह से मैं भी कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं बोल पा रहा हूं। ये नया पूरे में मैं खड़ा हूं, नया पूरे के घर घर मेरी आवाज जा रही है। आप मुझे बताइए, ये नया पूरा जहां से निहाल साहब थे, निहाल अहमद जैसा लीडर, उसको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते थे, पहचानते थे, उनके काम की सराहना किया करते थे। वो अगर हजार पूरे में गए तो उन्होंने वोट हमेशा नया पूरे में ही रखी, राशन कार्ड अपना नया पूरे में ही रखा। ये लगाव था नया पूरे से, ये मोहब्बत थी नया पूरे से। जिनके इंतकाल के 10 साल के बाद भी अगर हम कहीं मंत्रालय या बंबई या किसी और पार्टी के लीडरों के पास चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये निहाल अहमद के साइड से आए हैं। पूरे ये मालूम हो जाता है कि ये निहाल अहमद के शहर से आए हैं, ये निहाल अहमद के रिश्तेदार हैं। टेबल कौन हिला रहा? तो आज की दूसरी पार्टियों का मिनिस्टर, आज हमारे मुखालिफ एक ऐसा भी उम्मीदवार है, मैं फिलहाल उसका नाम नहीं लूंगा, जब उसकी सदारत की बात एक पार्टी में चल रही थी तो मैं खुद साथ में गया था। घंटों इंतजार कर रहे थे जयंत ठाकुर से मिलने के लिए, मगर जैसे ही समझा कि मुस्तकीम डिग्नेटी भी आए हैं जो निहाल साहब के दामाद है, तो जयंत पाटिल ने सब काम छोड़कर हमको बुलाया। जो लोग निहाल अहमद के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग निहाल अहमद के नाम से पहचाने जाते हैं, वो आज निहाल अहमद की लड़की खड़ी है उसकी बुराई करते हैं। मैं तो हैरान हूँ। जिनका सियासत, जिनकी सियासी सफर निहाल अहमद के नाम से शुरू हुआ, जिनकी रोजी रोटी निहाल अहमद के नाम से इस शहर में शुरू हुई, जो निहाल अहमद के नाम से स्कूल बोर्ड के चेयरमैन बने, आज उनके घर के लोग निहाल अहमद की बुराई कर रहे हैं। जो सियासत में आज किसी में कोई सीए पहचाने जाते हैं कि वो निहाल अहमद के कोई रिश्तेदार लगते हैं। यही पहचान है उनकी सियासत में कि वो जब लीडरों के पास जाते हैं तो आज भी उनको चिट्ठी यही देना पड़ती है कि हम निहाल अहमद के पोते हैं, हम निहाल अहमद के भतीजे हैं। उस निहाल अहमद की लड़की के खिलाफ आप बोलते हो। कल यहीं पर जो जलसा हुआ, एक मुकर्रिर जिसका नाम भी हम पूरे कैंपेनिंग में लेना पसंद नहीं करे, जिसके बारे में बुरा इकबाल ने कहा था कि अगर साल में 3 मौसम है और वो 3 मौसम के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो मैं अच्छी से बात करूंगा, जो बेमौसमी है उसके बारे में क्या बोलूं। जिनके घर के लोग सुनते नहीं है वो निहाल अहमद के घर की बुराई कर रहे हैं, वो भी नया पूरे में उस जगह से कर रहे हैं जहां मौजूदा एमएलए बैठे हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब स्टेज पर बैठे हैं और निहाल अहमद के खानदान की बुराई की जा रही है, निहाल अहमद की बीवी की बुराई की जा रही है, निहाल अहमद की लड़की की बुराई की जा रही है। वो भी
इतने ऐसे महल्ले में जो पढ़े लिखों का महिला है, जो जज्बाती तौर पर न्याय साहब से जुड़ा है, एक वक्त में अगर इस पहले ने कोई फैसला किया था तो न्याय साहब के खिलाफ फैसला नहीं था। जब इन लोगों को ये लगने लगा कि निहाली लोग जाग गए हैं, शहर में तब्दीली की लहर पैदा हो गई है, तो अब वो लोग समाजवादी और न्याय अहमद के खिलाफ बोलने लगे। जो अपने आप को बड़ा निहाली बोलते हैं, जो बात बात में निहाली बोलते हैं, पार्टी तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े की तरह। और ये उसूल की बात करेंगे, ये निहाल अहमद के उसूल की बात करेंगे, ये निहाल अहमद तो अपना उस्ताद मानने की बात करेंगे। जो निहाल साहब अपनी हयाती में जिनको हकार दिए, उन्होंने नहीं हकार दिए, मैं बोल रहा हूँ, और सारा शहर जानता है कि निहाल साहब कैसे हकाया करते थे, जो लोग नालायकी करते थे। हमेशा एक बात सियासत में मैं क्या पूरा शहर मानता है कि लीडर बहुत से आए, लीडर बहुत से आएंगे, मगर आदमी को पहचानने की जो हुनर निहाल साहब में था वो मालेगांव शहर के किसी लीडर में नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन निहाल साहब में जो हुनर था, आप याद रखो, जो लोग निहाल साहब की हयाती में निहाल साहब को छोड़कर चले गए, आज वो निहाल साहब के नाम से अपने आप को बोल रहे कि हम निहाली है, हम हलाली है। वो हलाली उससे हम बात भी बोल सकते हैं, मगर मैं नया पूरे ऐसे स्टेज पर जहाँ मेरी माए बहने मेरी बात सुन रही है, वहां से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आप सोचिए, जो न्याय अहमद के जिंदा रहते वक्त उनकी मुखालफत में चले गए, वो आज क्या हमारी मुखालफत की बात करते हैं? कोई नई बात नहीं हुई है। जो न्याय अहमद के जिंदा रहते वक्त साथ छोड़कर चले गए, वो हमारे साथी कल भी नहीं थे, आज तो नहीं है। आज कोई नई बात हो रही है ऐसा नहीं है। शहर नए सिरे से जुड़ रहा है, शहर में एक तब्दीली है, शहर ये मान रहा है कि इस शहर में 25 साल से ये मिली जोड़ है। आसिफ शेख खानदान जब 1999 में इलेक्शन लड़ने आए तो मुझे बताओ नयापुरे के लोगों, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने नयापुरे में एक वो भी रहते हैं, हो सकता है मेरी आवाज उन तक भी जा रही हो, वो इनकार करेंगे क्या कि उन्होंने शेख हसीन के हक में फतवा नहीं दिया था? अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं अपने मकान में अगर है तो, अगर वो अपने मकान में अगर शाम तक बोल दी कि उन्होंने शेख हसीन के हक में फतवा नहीं दिया था कि 1999 में, उसी न्यायालय को हटाने के लिए जो नयापुरे से हिंदुस्तान की एक पहचान बनाई, उसी न्यायालय को हटाने के लिए जिसके नाम से मालेगांव पहचाना जाता था, उस न्यायालय को हटाने के लिए जो अपने गुरुओं से कभी समझौता नहीं किया, उस न्यायालय को हटाने के लिए जो अपनी कमर में भी बांधने बच्चे का पूजा 540 फुट लगा के चला गया, उस न्यायालय के लिए जिसके खिलाफ कभी मुखालिफ लोगों ने ये नहीं बोल पाए कि इन्होंने बदमानी की है, उस न्याय अहमद के खिलाफ 1999 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने फतवा दिया था कि नहीं दिया था, आज शाम तक मुफ्ती साहब इस पर जोड़े के नहीं दिया था। 2004 का ऑफिस इलेक्शन आया, 2004 के इलेक्शन में वापस शेख हसीन की हिमायत में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आपने फतवा दिया था कि नहीं दिया था? जब आपको समझना था कि 1999 की लड़ाई एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, उस वक्त न्याय साहब कहते थे कि मुझे नहीं यकीन आता कि न्याय अहमद के सामने कोई जुआरी शराबी उम्मीदवार चुन के आ सकता है। उस वक्त नारा था एक जुआरी एक शराबी न्याय अहमद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है जो कभी चुन के नहीं आएगा। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एक जुआरी और शराबी के हक में फतवा क्यों दिया था, इसका जवाब आज 25 साल के बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को देना ही होगा। कोई बात सियासत में एक वक्त होता है कि रह जाती है, बात हमेशा सियासत में पलट के आती है। बात पलट के आई है कि निहाल अहमद जैसे आदमी को 1999 में हराने के लिए एक जुआरी शराबी जिसके बारे में बोला जाता था, आज वो मलूम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मगर उस वक्त जो इलेक्शन का प्रचार था उसमें आपने निहाल अहमद के खिलाफ फतवा दिया था कि नहीं दिया था?
जब जब कारपोरेशन ने शेख रशीद खानदान को ताकत देने की बात आई, पूरा शहर को बता दी। आज रात तक मैं टाइम देता हूँ, उनके हवाले मवालियों को भी टाइम देता हूँ, जो बड़े न्यायालय बनते हैं। आगे बता दे कब निहार अहमद के घराने ने, शान हिंद ने, बुलंद इकबाल ने या मैंने, हमने कभी सियासी ताकत देने की कोशिश की है। हर वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने शेख रशीद खानदान को सियासी ताकत इसलिए दी है कि निहार अहमद जैसा लीडर, निहार अहमद के मानने वाले न्यायालय लोग कमजोर पड़ जाए। अगर तारा मेडम को मेयर बनाने की बात आई तो किसने मेयर बनाया? अगर खलील दादा को चेयरमैन बनाने की बात आई तो किसने चेयरमैन बनाया? वो हमको बोलेंगे कि उसूलों से हम हैं। ये पूरा शहर जानता है कि आज से हमारे मुखालिफ हम पर ये इल्जाम भी नहीं लगा पाए, साबित करना तो दूर की बात है कि हम बदगुमानी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, चोरी करते हैं। जो खानदानी सियासत पे खात्मा करने आए थे वो हम अपने लड़के का बड़ा बड़ा फोटो पूरे प्रचार में लगा रहे हैं। उसे ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है। उसमें कभी राशन कार्ड का एक फॉर्म नहीं भर सका, अब उसके बड़े बड़े फोटो लगते हैं। ये लोग इस शहर की क्यादत करेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, यही मुफ्ती साहब अगर आज उनकी तबीयत खराब थी तो हम गए थे हॉस्पिटल। हमने अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह शिफा दे और ताकत से इलेक्शन लड़े। उनका लड़का गेट पर खड़ा था, रहमान, मैंने उससे कहा कि मुफ्ती साहब अच्छी से वो देखभाल करो और थोड़ी ताकत से उनको मैदान में लाओ इलेक्शन लड़ने के लिए। हम भी चाहते हैं कि एक अच्छे बहादुरी वाले इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन ना हो तो कोई बहुत कमजोर है। लेकिन क्या मैं बोलूं, सियासी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासी तौर पर इस शहर में कमजोर हो चुके हैं। उनका इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्से में बचा है, यहाँ तक के बाहर के हिस्से में उनका इलेक्शन भी नहीं बचा है। वो खुद अपने लोगों को बुलाकर हॉस्पिटल में आने के बाद ये बोल दिए कि हम अब लगता है कि इलेक्शन हमारे हाथ से निकल गया, अब नहीं लगता। और उस दिन से इलेक्शन इनके हाथ से था ही नहीं। इन्हें इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं मिले जो इलेक्शन लड़ने वाली समझ नहीं। और 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया पूरे इलेक्शन के दौरान जिसको ये बता सके। हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, हम 5 साल का पूरा प्रोग्राम खान की गारंटी के तौर पर आपके सामने रखकर बात कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे इसकी भी बात कर रहे हैं। हमने देखा आज बड़ी शहर से हर हिस्से में समाजवादी को हिमायत मिल रही है। मुफ्ती साहब को भी हिमायत मिली, जमात उलमा की मसले की हिमायत हुई। मुझे बताओ, जमात उलमा के लोगों आपने हिमायत दी, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा उसको एतराज नहीं है। मगर जमात उलमा एक मजहबी तंजीम है और इलेक्शन जो है सियासी प्लेटफॉर्म से लड़ा जा रहा है। और अगर अच्छाई या बुराई का इलेक्शन है तो सिर्फ समाजवादी का तो जन्म नहीं है, स्टेट देख लो और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का स्टेट देख लो, अच्छाई या बुराई का फर्क आपको वाज़ेह हो जाएगा। अगर जमात उलमा ने हिमायत दी है तो जमात उलमा रुपया पैसा दिए इलेक्शन लड़ने के लिए दे दो, जिस तरह 2019 में 50 लाख रुपया दिया था। क्या ये बात झूठ है? क्या जमात उलमा की जिम्मेदारी भी कुछ नया पूरे में रहते हैं, वहां तक भी मेरी आवाज जा रही होगी तो वो बताएं कि मुझसे साल भर जमीयत के लोगों ने जो मेरे हाथ में 50 लाख रुपये इलेक्शन लड़ने के लिए मुफ्ती इस्माइल के लिए दिया था, मुझसे तकाजा किए कि नहीं किए? मैं जब ये बोला कि आप उनको पैसा दिए हो, आप उनसे बात करिए, वो आपके सदर हैं, उसके बाद क्या हुआ इसका इल्म मुझे नहीं। अगर आज आपने हिमायत दी है तो जमीयत को अगर वो लोग पैसा देते हैं ज़कात का, सच्चे का, तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिया जाता है या असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए दिया जाता है, इसका भी फैसला अवाम को करना होगा। मैं यही बोलूंगा दोबारा, इस बार तो 5 साल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने वो पैसा कमाया है कि कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता। उसके बाद भी अगर जमीयत को लगता है कि उनको पैसा भी देना चाहिए तो आप पैसा भी दे दीजिए उनको इलेक्शन लड़ने का, जिस तरह 2019 में आपने दिया था।
मेरा सिर्फ बताने का एक ही मकसद है कि आप सोचिए, घर पर बैठी हुई मेरी माए बहने सोचे, नया पूरे के लोग सोचे कि हम एक सियासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मजहबी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दस्तूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ सबको बराबर का हक है। आलिम को इलेक्शन लड़ने का भी हक है। और मैं ये बोलूंगा कि और भी अगर उन्ना इलेक्शन में आना चाहते हैं, कारपोरेशन में या दूसरे इलेक्शन में आइए। इलेक्शन में आने के लिए कोई पाबंदी जमहूरी मुल्क में नहीं है, मगर इलेक्शन में आने के बाद, सियासत में आने के बाद आप नाकाम रहे। इन 25 सालों में आपने जब शेख रशीद को बनाया थी, ना उनसे कोई काम करा सके, ना आप खुद कोई काम कर सके। इसलिए 25 साल की उम्मीदों के खात्मे के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, शहर में तंग होती गलियों को और ट्रैफिक के निजाम को देखिए, एजुकेशन क्या हो गया है हमारा वो देखिए, रोजगार देखिए, हेल्थ देखिए। इन सब मसाइल पर अगर आपको कोई अच्छा उम्मीदवार दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ खान निहार अहमद है, जो पढ़ी लिखी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, जिसको कानून समझता है, जिसको सरकारी दफातर में काम करने वाले लोगों को किस तरह से काम लिया जाए ये समझता है। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के दीजिए। हमने कभी किसी का बीमारी में मजाक नहीं उड़ाया, हम कोई बहुत बड़े आलिम हैं या हम बहुत मजहबी तौर पर बहुत अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जब निहाल साहब 2009 का इलेक्शन लड़ रहे थे, कल ख्याबान निसार चौक के जलसे में 82 साल की उम्र थी, 90 साल के इंतकाल के 8 दिन 2 दिन पहले तक निहाल साहब ने लोगों का काम किया है। 82 साल की उम्र में अगर वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये बात गलत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी साहब ने वो नया पढ़े के लोगों, ये बात गलत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी साहब ने ख्याबान निसार चौक के जलसे से कहा था कि हवा से चलते हैं, दवा से चलते हैं, टीका लगा के चलते हैं, पैर में पेशाब कर देते, ये उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया गया था क्या? अगर आज आपको कोई टीका दे रहा है तो इसका मतलब ये है क्या कि हम इस तरह की बात बोले? एक शहीदी में अगर बीमार में हाल जाए तो आपने बड़े तेज से उनका मजाक उड़ाया। आज जो आप कर रहे हो ये पूरे शहर को समझ रहा है। तो कोई आदमी बम्बई से निकलता है आलीशान गाड़ी में और तेरा फाटे में आकर एम्बुलेंस में ले जाए, ये बात गैर मुनासिब लगती है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। इलेक्शन लड़िए, आप अपनी बात रखिए, आप तकलीफ में है तो वो बताइए, मगर सच्चा मत नौटंकी से इलेक्शन मत लड़िए, खुदा के वास्ते। इतनी नौटंकी तो मुमकिन नहीं लगती कि कोई आदमी की वीडियो और फोटो ना जाए, वो टू व्हीलर पीछे बढ़ के शहर में घूम भी रहा हो और उसके बाद स्टेज पर चढ़ने के लिए उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। ये नौटंकी मुक्ति शायद मत करिए। आपकी तबीयत खराब है तो आप उसके लिए दवा गोली करिए, इलाज करिए। आप अगर बम्बई से तेरा फाटे तक एक आलीशान गाड़ी में आ सकते थे तो क्या जरूरत थी तेरे से 2 एम्बुलेंस में आपको लेकर कर लाने की? ये बात गैर मुनासिब है, इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मुद्दों से लड़िए, आपने क्या किया है, आप क्या करने वाले हो उस पर लड़िए। सिर्फ निहाल अहमद के बेटी को और उनकी बीवी को आपके देश से बुरा भला बोला गया, उसके बाद आपने कुछ बोला। मैं प्राण नहीं चाहिए शुक्रिया अदा नहीं करूंगा कि वो बीवी है या समाजवादी की लीडर है। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि जब आमिन फारूक कल ख्याबान निसार चौक से कुछ बातें बोलना चाहता था, जो आम बातें हैं, लोगों में जो बातें चलती है, मगर खान ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात मत बोलना तो किसी की जातियात करो। कल इसी स्टेज से निहाल अहमद के खिलाफ जातियात से बोला गया, आपको उसका भी बदला लेना है। आपको 20 नवंबर को 6 नंबर की बटन साइकिल निशान पर सिर्फ इसलिए वोट देना है कि आपकी शहर में कानून हो, तरक्की हो और उन लोगों को धरना के जाल तमाशा मारो जो निहाल अहमद की हयाती में उनका साथ छोड़ दे दे। आप जब वोट देने जाओ तो 6 नंबर की बटन दबाकर नया पूरे के लोगों से मुझे उतना भरोसा इस बार है, उसकी वजह है कि निहाली लोग नया पूरे के जान गए हैं। मैंने 30 साल में ऐसा नहीं देखा
कि निहाली लोग इस तरह से मेहनत और काम करते हुए दिखे जिस तरह से मेरी बात देख रहा हूँ। आप लोग 2 दिन इलेक्शन संभालिए, अब इलेक्शन का प्रचार खत्म हो रहा है। आप घर घर जाइए, लोगों को समझाइए कि इलेक्शन में तब्दीली क्यों जरूरी है, निहाल साहब का दबदबा कौन ला सकता है, निहाल साहब के जो बीमारी का मजाक उड़ाए नया पूरे वाले सुन लो। अगर ये बात गलत है तो मुफ्ती साहब रात तक शाम तक आकर बोले। मैंने 2 सवाल उनको किया है, वापिस करके अपनी बात खत्म करूंगा। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने शेख रशीद के हक में कोर्ट की अपील की थी कि नहीं की थी। 2004 के असेंबली इलेक्शन में शेख रशीद की हिमायत में न्याय साहब के खिलाफ अपील की थी कि नहीं की थी। और जब न्याय साहब की तबीयत बिगड़ी तो उनका मजाक उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था, उनकी बीमारी का मजाक बनाया था कि नहीं बनाया था। इन 2 सवालों का जवाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शाम तक मीडिया के सामने आकर दे सकते हैं। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। और मेरी अजीज माँ और बहनों, मैं अपने इलेक्शन की तस्वीर के आखिरी वक्त मैं यहाँ अपनी बातें रखने आई हूँ। मेरा दिल बहुत दुखा जब कल यहाँ के स्टेज पर मेरे ताल्लुक से, मेरी माँ के ताल्लुक से बोला गया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे स्टेज से ही क्या, किसी भी स्टेज से किसी औरत जात के बारे में दिल आजारी की बातें, वो भले कोई गलती कर बैठी हो, लेकिन औरत जात की अजमत को बरकरार रखने के लिए मैंने हमेशा अपील की है कि चाहे वो शेख आसिफ का स्टेज हो, चाहे वो मुफ्ती साहब का स्टेज हो, चाहे मेरा स्टेज हो, किसी औरत जात, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के खिलाफ कोई नागरिक जुमला न बोला जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि शहर के आलिम के स्टेज से कल मेरे ताल्लुक से मेरी माँ जो बुजुर्ग 70 साल की उम्र में है, उनके ताल्लुक से बोला गया। मेरी माँ मुझे नहीं सकती कि वो निहाल अहमद जब मालेगांव शहर के एक लीडर बड़े रहे हैं, उसका इलाका है जहाँ वो बोल रहे हैं निहाल अहमद की बीवी को, वहीं मोदी इस्लाम की वो बहू थी। इसके बावजूद मेरी माँ के खिलाफ इस स्टेज पर बोला गया और मुफ्ती साहब ने उनको मना नहीं किया। मैं मजम्मत करती हूँ ऐसी सोच की जहाँ औरतों की इज्जत को बरकरार नहीं रखा जाता, औरतों की इज्जत का लिहाज नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, लोग अपने मसाइल, अपनी बातें, अपने राज आपके पास लाते हैं। इसलिए इस उम्मीद से कि आप उसको दिलों में आपके अल्लाह की अमान की समझ के कैद रखोगे, लोगों के राज को स्टेज के नहीं आओगे, लेकिन इलेक्शन बातों के लिए आपने उन बातों को भी लोगों के सामने पेश किया जिससे किसी इलाके की, किसी औरत की इज्जत बरकरार रखे। इस बात की मैं मजम्मत करती हूँ। मालेगांव शहर आज बिल्कुल खंडर बन गया है। मैं औरत होकर हिम्मत कर रही हूँ
लड़कियां बस से जाती हैं तालीम हासिल करने के लिए। समझो जो लड़की मुस्लिम लड़की यहाँ से चांदवर रोजाना जाती होगी और चांदवर से मालेगांव आती होगी तो उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके भाई के दिलों में कितना खौफ रहता होगा कि आज गुर्दे वाली खवातीन के साथ कैसे सुलूक होगा। उसका इंतजाम तुमने हमारे गाँव शहर में कई कॉलेज जाके क्यों नहीं कर दिया कि हमारे शहर की, हमारे कौम की बच्ची जाएगी उसके साथ कोई वाक़या ना हो जाए। ये क्यों नहीं सोचा? आपके 5 साल नहीं, आप 10 साल एमएलए रहे, आपने ये चीज क्यों नहीं सोची? मालेगांव शहर की आज औरतें महसूस नहीं है। जिस तरह शेख रशीद, शेख आसिफ का घराना मालेगांव शहर में गैर कानूनी कारोबार, सट्टा, जुआ और नशे का कारोबार पूरे मालेगांव शहर में फैला हुआ है। और ये 5 साल में इस कदर नशे का जाल मालेगांव शहर में फैला है तो मुफ्ती साहब आप ही ये मिले थे, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। बल्कि आप देखो जो हमारी स्कूलें थी, प्राइमरी स्कूलें, धीरे धीरे उसको खंडर बना के नशे का अड्डा बना दिया गया। लेकिन मुफ्ती साहब आप ये नहीं सोचे कि मालेगांव शहर की तालीम नुकसान गरीब के बच्चे का होगा और वहाँ खंडर बन गया और वहाँ नशे का अड्डा बन गया, उसको तुम रोक नहीं पाए। समझ लो मेरी शहर की माँ और बहनों, अगर ये नशे का जाल इस तरह मुसलसल मालेगांव शहर में फैलता रहेगा तो तुम ये समझते हो कि हम पक्के इलाके में रहते हैं, हमारी दीवारें पक्की हैं तो हमारे घर की इज्जत महफूज होगी? ऐसा नहीं। जब इज्जत हमारे घर से निकलेंगे, बच्चियां, बेटियां, बहनें निकलेंगी तो इस बात का तुम फिक्र होना चाहिए कि किसी नशे के हैवान, नशा करने वाले हैवान का ये शिकार न हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हमारे गाँव शहर से नशे के कारोबार को खत्म करना है। और याद रखो सिर्फ निहारी को भी इस चीज को खत्म कर सकता है। आप मालेगांव शहर की खवातीन और खासतौर पर नया पूरे की खवातीन याद रखो कि तुम मालेगांव से निशान लेंगे तो तुम से तो नहीं होगी। तुम पूरे महाराष्ट्र से हमारी मुसलमान औरत को चुन के देने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं न सिर्फ मालेगांव की खवातीन बल्कि पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम औरतों की नुमाइंदगी करने के लिए अरमान में रहूंगी। 10 साल जिनका तुमने देख लिया, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का आप लोगों ने देख लिया, लेकिन हमारे गाँव शहर खंडर बन गया। आज हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे मदारिस महफूज नहीं है। उसको बचाने के लिए हमारे गाँव शहर से पढ़ी लिखी मुस्लिम खातून को चुनकर देने के लिए आप मेरे साथ ही मैं एक के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ। हमारे गाँव शहर में तब्दीली लाना है मुझे। तब्दीली उस बात की कि आज महिलाएं के वक्त में अकेले मर्द का अपने घर का रोजगार करके कमाई करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। औरतें घरों में रह के रोजगार करना चाहती हैं, पर्दे में रहकर अपने बच्चों को संभाल कर। मैं इस बात की कोशिश करूंगी आप खवातीन की कि आप घर बैठे रोजगार हासिल कर पाए हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक। आज मैं देखती हूँ हमारे गाँव शहर की औरतें नक काटने का काम करती हैं, कहीं औरतें फोन सुनती है, कहीं भी खोलती है, कहीं टोपी बनाती है, लेकिन उनका मेहनत ज्यादा और उसकी उजरत कम मिलती है। आप लोगों ने यहाँ लगत की बेटी का नहीं का साथ दिया तो मैं इस बात का वादा करती हूँ कि आप खवातीन को बहुत बड़े हुकूमत की तरफ से रोजगार का इंतजाम करूंगी ताकि उसकी सवाल नहीं है जो अलाय की इंतजार कर चुकी है, सेवा है, वो अपने बच्चों की कफालत कर पाए। अगर आप ये समझ रहे हो जब घर की कफालत करना आसान हो जाएगा तो जरूर हमारे घर में आसानी होगी। जब घर की कफालत करना औरत के लिए मुश्किल होता है तो समझ लो वो आवाज़ी की तरफ जाती है, और वो औरत आवारा होती है तो नस्लें बिगड़ जाती है। तो ये अगर मैं घर में बैठे हूँ तो मैं रोजगार दूंगी तो समझ लो ये है सबसे बड़ा इस्लाही मोर्चा कि मोर्चे से आवाज़ी को खत्म करने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस काम को लाने की कोशिश करूंगी। न्याय साहब के वक्त में पीले कार्ड 45,000 पीले कार्ड बनाए गए, उसके बाद से मुस्तकिल परेशान लोग खानदान इस बात के लिए तरसते हैं कि पीले कार्ड बनाए जाए, लेकिन कोई एमएलए न शेख रशीद न शेख
कि जिस तरह न्याय साहब ने आपके पीले कार्ड बनवाए और केसरी कार्ड पे न्याय साहब के वक्त में अनाज मिलता था, उसी तरह मैं दोबारा केसरी कार्ड पर अनाज बनवाना, अनाज मिलना और दोबारा पीले कार्ड बनवाने के लिए कोशिश करूंगी। आप लोग मेरा साथ दें। आज मारेगांव शहर में जो प्राइमरी स्कूल का निजाम है वो इतना महंगा हो गया है कि गरीब अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराना और डोनेशन भरना ये इंतहाई मुश्किल है। और इस वक्त अगर आपने मेरा साथ दिया तो जो प्राइमरी स्कूल शेख रशीद के आसिफ खानदान का जुआ और सट्टे का अड्डा बन गया है उसे दोबारा पाएदार स्कूल जिस तरह गरीब शेख ने बनाया भिवंडी में प्राइमरी स्कूल को वैसा बनवा कर दोबारा से जो पहली से 7वीं का निजाम है उसको पहली से 10वीं तक का करवा के ताकि गरीब के बच्चे भी 10वीं तक की तालीम हासिल कर पाए। देखो अगर प्राइमरी स्कूल दोबारा जारी हो गई तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। एक तो गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर पाएगा 10वीं की पैसे में। दूसरा जो बेरोजगार टीचर है PATL वो नौकरी नहीं मिल पाती, वो प्राइमरी स्कूल में नौकरी करेंगे। और जो खंडर हो गई है और घराने का नशे का अड्डा जो स्कूल बन गई है वो उनका नशे का कारोबार खत्म होगा। इस तरह मालेगांव शहर के लिए सबसे बड़ा हिस्सा होगा और जिला का काम होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि आपकी नलपट्टी आपकी घरपट्टी इतनी बड़ी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान है। रक्त साथी ध्यान है वो 60 रुपये और 100 रुपये होती थी। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो घरपट्टी और नलपट्टी जो है जो हमारे बजट को तोड़ देती है, महंगाई हमारे सर पर बैठी हुई है, इसको खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। खासतौर से पावर बिल न सिर्फ कारखानेदार बल्कि दुकानदार और घरों में जो पावर बिल का एक इतना बड़ा बिल आता है जहाँ हमारा बिल पहले सैकड़ों में आता था आज हजारों में होता है। हमारा मीटर बदल दिया गया है। तो आप याद रखो कि आपने मेरा साथ दिया तो ये पावर कंपनी की जो मस्ती है इसको खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और मैं इस दावे से बात करती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अकेली मुस्लिम एमएलए रहूंगी पूरी महाराष्ट्र में लेडीज और मेरे साथ अखिलेश यादव होंगे जो हिंदुस्तान में बड़ी ताकत रखती हूँ। वही अखिलेश यादव से वादा करवा के मैं ये बोल रही हूँ कि वो कारखानेदार आज परेशान है, उनको उनकी कपड़े की लागत ज्यादा होती है और मुनाफा बहुत कम मिलता है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया कि दूध के दाम में उतार चढ़ाव होता है उससे अगर नहीं रहते और व्यापारी सिंडिकेट बना के एक बात तय कर लेता है कि इसकी कीमत में कपड़े खरीदना है और हमारे कारखानेदार मजबूर होते हैं। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी कि दूध के दाम मुस्तहकम रहे कुछ वक्त के लिए और जो कपड़ा हमारे और गुजराती लोगों को बेचते हैं हुकूमत हिंदुस्तान हुकूमत महाराष्ट्र उन तरह से कपड़ा खरीदे ताकि ये जो मस्ती करते हैं सिंडिकेट बनाकर व्यापारी वो खत्म हो जाए। आज शहर का मजदूर परेशान है कि उनको ये मेहनत ज्यादा होती है और उनके लिए कोई चीजें नहीं है। जिस तरह कामगार लोगों के लिए हुकूमत ने मंडल बनाया है मजदूरों का मंडल, उसी तरह बुनकरों मजदूर के लिए मंडल बनवा के ताकि तुम्हारे हाथ साथ में हुकूमत से तुमको सहूलियत मिले, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमको सहूलियत मिले। ये कोशिश मैं करूंगी, लेकिन ये कोशिश मैं कब करूंगी जब आप लोग मेरा साथ देंगे। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का आपने दे दिया, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का आपने दे दिया। ये शहर नकारा हो गया है, इनके पास इनके स्टेट पे कोई बात ऐसी नहीं है, कोई खबर नहीं है कि हमारे गाँव शहर के लिए उन्होंने क्या काम किया और ये क्या करने वाले हैं। खासतौर में मैं नया पूरे लोगों को बोलना चाहती हूँ, मजहबी बात को किनारे रखते अपने दिल पर हाथ रखिए, एक बात होगी, एक काम इनका ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से इनको वोट देना चाहिए। आज स्टेट से औरतों की इज्जत उठाई जाती है और जब वक्त पड़ता है इलेक्शन प्रचार करना होता है तो वही औरतों को जमा करके दुआएं सेहत करवाई जाती है। आज
मदरसा उस्मान में चलाया करते थे, उनको बुलाया इलेक्शन से पहले और ये बोला कि आफ्ताब अहमद इलेक्शन आ रहा है, तुम क्या करोगे? तो आफ्ताब भैया बोले कि बाबा मेरी तरफ से जो कोशिश होगी मैं करूँगा। निहाल साहब बोले कि तू इलेक्शन के लिए मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक के तू न जलसे में नजर आएगा न तेरे मदरसे में कहीं मेरे ताल्लुक से बोलेगा, क्योंकि तू दीन की खिदमत कर रहा है। अगर कहीं तूने तेरी मजहबी काम से तेरे मदरसे से मेरा नाम लिया तो कल को मेरे सियासी मुखालिफिन तेरे मदरसे को नुकसान पहुंच जाएंगे। और इसलिए निहाल साहब ने किया ताकि उस मदरसे की तौहीन न कर पाए कोई सियासी आदमी, उसकी मुकद्दसपन उसकी तजलील न हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मस्जिद और मदरसे तक सियासत पहुंची? निहाल अहमद यहाँ रहे लेकिन कभी मदरसे इस्तेमाल नहीं अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की। अल्लाह के वास्ते मस्जिद और मदरसों की हुकूमत को कायम रखो। मारे गाँव शहर के लोग कोई गलत कहानी का नशेड़ी और गलत कारोबार करने वाला कोई आलिम को सवाल न करे, कोई ईमान पर इल्जाम न लगाए, ऐसी नौबत बताने दो। किसी तरह का सियासी प्रचार मत करो। वहां से हमारे मजहबी गाँव की हुकूमत को कायम रखो। अल्लाह के वास्ते मेरे दरख्वास्त करती हूँ। मैं आखिरी शिव मालेगांव शहर की खवातीन को दरख्वास्त करती हूँ कि मैं एक औरत होकर निहाल अहमद की बेटी निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, बुलंद अस्पताल के इंतकाल के बाद अकेली होकर औरत होकर मेरी दो बच्चियों की परवरिश करते हुए मैं आज इतनी हिम्मत कर रही हूँ। और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं अल्लाह उनसे पूछेगा मैं हमारी और गलती उठाएगा वो। हम कभी अपने उसूल से झुके नहीं, हम कभी अपने उसूल से हटे नहीं। मैं अल्लाह को गवाह की इस बात का वादा करती हूँ कि हमारे गाँव शहर जो भरोसा मेरे ऊपर करेगा वोट देकर इंशाअल्लाह उस भरोसे को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और मैं इस बात का वादा करती हूँ कि हमारे गाँव शहर को बेहतर मुस्तकबिल के लिए और पूरे नाराज से अकेले मुसलमान खातून मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ बड़ी पार्टी से। आप इस बात का लिहाज रखते हुए मेरे निशान साइकिल पर 6 नंबर का बटन दबाकर वो 6 नंबर जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और काफी निहाल अहमद साहब ने अपने आस्तीन पर काली पट्टी लगाकर एहतजाज किया और ये एहतजाज ये होगा काफी निहाल अहमद साहब ने अपने मरने के बाद तक अपने घर में काली पट्टी लगाकर एहतजाज किया। निहाल साहब की वसीयत थी कि मैं मर जाऊं तो ये काली पट्टी मेरे साथ मेरी मर्द बन जाएगी। वो वादे को रखा गया 6 दिसंबर तो याद रखते 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर वोट देकर तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी आपसे गुजारिश करती है कि मुझे इस इलेक्शन में वाले और शहर की तब्दीली में आप साथ से मुझे वोट दें। ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस शहर की माए बहनी न सिर्फ हमारे गाँव की तब्दीली के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र की वाहिद मुसलमान बड़ी उम्मीदवार के लिए वोट करेगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।